हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है बीटीएस क्लासेस के अंदर। जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती की साइंस की आपकी प्रीवियस सीरीज पेपर की सीरीज चल रही थी, अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से हम आपके साथ नहीं अटैचमेंट रह पाए, नहीं आपके साथ हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाए। तो अब ये यहाँ से क्लासेस हमारी प्रोवाइड आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। चलिए क्लासेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करते। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस जो हम लोगों ने बच्चे देखे थे, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए जो एग्जाम्स में हमारे क्या किए गए, काफी टाइम से पूछे जा रहे हैं और उनसे कितने क्वेश्चंस और बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सामान्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है बच्चे, कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन क्या है इसमें, ठोस एक द्रव्यों की तुलना में, क्या बात कर रहे हैं, ठोस एक द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीडितता, यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है बच्चे, संपीडितता काफी कम होती है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। बेटा पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये संपीडितता होती क्या है। इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम बोलते हैं कॉम्प्रेशंस। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं ये संपीडितता क्या होती है। ध्यान देना कि मान लेते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु पर कोई दाब डाल लें, यानी कोई प्रेशर डाल लें, और जब तक दाब डाले कि उस वस्तु के आयतन में परिवर्तन ना हो जाए। किसमें बेटा, आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन यानी कहने का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु पर हम जब तक दाब डाले और वो एक दाब एक ऐसे पॉइंट पर आएगा जिससे क्या करेगा, उसके आयतन में एक परिवर्तन आ जाएगा। तो उस परिवर्तन को जो, यानी जो दाब डाला गया, दाब से जो परिवर्तन आया, तो उस दाब को हम क्या बोलते हैं, संपीडितता बोलते हैं, यानी कंप्रेशंस की बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, जैसे सेकंड पॉइंट में है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव क्या है। तो सबसे पहले टर्म्स आता है विसरण। व्हाट इज द विसरण, विसरण का मीन्स क्या है। तो विसरण को अगर हम बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनस। क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनस बोलते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ध्यान देना बच्चों, समांगी मिश्रण। ठीक है, अब ये होमोजीनस क्या होता है, तो होमोजीनस का सिंपल सा ये होता है जहां पर हम दो या दो से अधिक चीजों का एक मिक्सचर बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, शुगर और वाटर को ले लें। किसको ले लें, शुगर और वाटर। दोनों को अगर हम ले लें तो हम पहचान नहीं पाते कि हमारा क्या है, किसमें शुगर क्या था और वाटर, तो हमारा एक मिक्सचर बन जाता है। देन वो हमारा क्या कहलाता है, होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, तो चलो ये समझ गए। अब आते हैं आंसर पे। देखा, ठोस एक द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीडितता काफी कम होती है। नहीं, देखो ध्यान देना, अगर संपीडितता की बात आती है तो ध्यान दो, सबसे ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है, गैस की होती है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो किसकी होती है, द्रव की होती है। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो किसकी होती है, ठोस की होती है। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा सकता है, या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि संपीडितता काफी कम होती है, तो आंसर, उसका आंसर क्या निकलना चाहिए, ठोस निकलना चाहिए। सबसे ज्यादा की बात कर रहा है तो ज्यादा में क्या निकलना चाहिए, गैस निकलना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये एक क्रम रहता है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि इससे रिलेटेड एक चीज और पूछ ली जाती है, जो काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं, यानी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में बेटा, देखो ध्यान देना, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी अगर देखें तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो होती है वो गैस की होती है, फिर हमारी जो होती है वो द्रव की, और फिर जो होती है वो किसकी होती है, ठोस की होती है। ठीक है, तो एग्जाम जो हमारा ऑप्शन है, ठोस एक द्रव की तुलना में गैसों की संपीडितता काफी कम होती है जबकि सबसे ज्यादा होती है, तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा कट हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। बिल्कुल बात है। देखो अगर हम बात करें, एक हम अगर शुगर को ले लें, वाटर को ले लें, तो हमारा उसका मिक्सचर संभव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरी तरह सॉल्ट को ले लें, वाटर को ले लें, तब भी हमारा मिक्सचर संभव हो जाएगा। अगर हम शुगर और सॉल्ट ले लें तब भी हमारा मिक्सचर संभव हो जाएगा। तो ये तीन हमारा क्या होगा, तीनों में संभव। तो आंसर हमारा जो इसमें जाएगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा, बी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
ध्यान दो, बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है क्वेश्चन हमारा कि बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बर्फ का गलनांक 373 के होता है। ठीक है, क्या होता है? 373 के केल्विन होता है। दूसरा है, बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तथा उसका तापमान एक समान रहता है। थर्ड है, बर्फ के कणों, बेटा यहां पे कण होगा, ठीक है, बर्फ के कणों को ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होता है। ठीक है, जल के कणों की ऊर्जा से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले इस चीज में देखो टर्म्स हम लोग समझते हैं कि गलनांक क्या होता है। पहले गलनांक को देखते हैं, क्या बोले? गलनांक। ठीक है, तो गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें, जो बर्फ का गलनांक होता है वो कितना होता है? 273 के होता है। कितना होता है बेटा? 273 के होता है, जो इसका गलनांक होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। दूसरा चीज इसमें आता है क्वथनांक की बात करने जब आया है, तो इसके बारे में भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा रहता है वो कितना रहता है? 373 के, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है हमारा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तथा उसका तापमान क्या होता है हमारा? बिल्कुल समान रहता है। बिल्कुल सही बात है कि जब संपूर्ण बर्फ की अगर हम बात करते हैं कि बर्फ को गर्म करने तथा संपूर्ण, तो ये क्या चीज होता है? पिघल जाने पर उसका तापमान एक समान रहता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड की बात करते हैं कि बर्फ के कणों को ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो हमारे बर्फ के कण की जो एनर्जी होती है वो समान टेम्परेचर पर जल के एनर्जी से क्या होती है? ज्यादा हाई होती है। ठीक है, टेम्परेचर तो समान रहेगा, लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो जो बर्फ के कणों की एनर्जी होगी वो वाटर के कणों की एनर्जी से क्या होगी? हमेशा हाई होगी। कब होगी? समान टेम्परेचर पर, इक्वल टेम्परेचर पर। ये ध्यान रखना। तो हमारा थर्ड वाला भी ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हम बेटा क्या देंगे? बी एंड सी हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक क्या है? किसका पूछा है? एसआई मात्रक पूछा है। तो एसआई यूनिट की बेटा अगर हम लोग बात करते हैं, देखो ध्यान देना। देखिए ऑप्शन है फारेनहाइट है, केल्विन है, पास्कल है और सेल्सियस हमारा है। ठीक है, तो एसआई का मात्रक पूछा है। अगर हम ध्यान दें तो फारेनहाइट भी हमारा टेम्परेचर का है, केल्विन भी हमारा टेम्परेचर का है और सेल्सियस भी हमारा टेम्परेचर का है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? एसआई का पूछा। तो एसआई की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हमारा इसका क्या आ जाएगा? केल्विन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का ये भी है, ध्यान रखना बच्चे, टेम्परेचर का ये भी मात्रक है और टेम्परेचर का ये भी मात्रक है। पास्कल जो होता है वो आपका दाब का होता है, यानी प्रेशर का होता है। किसका होता है? दाब का मात्रक। तो याद रखो इस चीज को। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे कि टेम्परेचर का ये चीज होता है और हमारा इस पे पास्कल का क्या रहता है? ये दाब के लिए हमारा रहता है। अच्छा एक चीज देखो, अगर क्वेश्चन एक बार कई बार पूछा जाता है, केल्विन से जब बात करें तो कई बार एक सा क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है। अप्रोक्स में हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? 273 के मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं हम लोग इसको? 273 के मान लेते हैं हम लोग, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के हम लोग इस चीज को मान लेते हैं। ठीक है, 273 के मान लेते हैं। ठीक है, इसको दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है वो क्या होता है? 373 के होता है हमारा। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है वो कितना होता है हमारा? ठीक है, तो वो हमारा कितना बचता है? 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर हमारा चीज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से अगर पूछा जाता है कि अगर हम केल्विन से सेल्सियस में परिवर्तन करें तब क्या करते हैं, और सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन करें तब की कंडीशंस में क्या आता है? तो ध्यान दो, जब हम सेल्सियस से केल्विन की ओर जाते हैं तब उसमें हम 273 क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। क्या होता है? जब हम सेल्सियस से केल्विन की ओर जाएंगे तो 273 हम प्लस कर देंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें मेरे बच्चे, ध्यान दो कि अगर हम क्या करें कि हम क्या करते हैं, केल्विन से अगर सेल्सियस की ओर आते हैं तो -273 हम कर देते हैं।
ठीक, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आप देखोगे कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे, तो सेल्सियस से जब केल्विन में जाओगे तब 273 जोड़ दोगे, और अब क्या करोगे, केल्विन से जब सेल्सियस में आओगे तब कंडीशन क्या करोगे, उसमें से 273 माइनस कर दोगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। क्वेश्चन को समझो, क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में, यानी कोई ठोस पदार्थ है द्रव में परिवर्तित हुए, यानी ठोस कोई पदार्थ है उसको बिना द्रव में परिवर्तित किए सीधे गैस में परिवर्तित करना है। यानी जो मैंने बर्फ लिया, बर्फ हमारा क्या एक सॉलिड है और वो द्रव में ना परिवर्तित होकर सीधे किसे चला जाए, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, तो ये प्रोसेस पूछा गया। यानी जो आपका ये ठोस है बेटा, और इसको डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, गैस में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। इसको जो द्रव में परिवर्तित होगा वो साफ साफ क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि द्रव में परिवर्तित नहीं करना है, डायरेक्ट ठोस से गैस में चले जाना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चलो ध्यान देते हैं। अच्छा बजे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे इवापोरेशन यानी जिसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब पता है विसरण होता है, और सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ध्यान दो बेटा, क्या होता है विसरण का मीन्स, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि विसरण का मीन्स क्या होता है, एक मिश्रण होता है, एक तरीके के मिश्रण की बात करेंगे, वो विसरण होता है। अब आता है इवापोरेशन, वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है। वाष्पीकरण का हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो तो हमारा वाष्पीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारा द्रव से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। किससे कन्वर्ट होता है बेटा, अगर हम बात करेंगे तो द्रव से गैस में कन्वर्ट, यानी जो द्रव से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए वो हमारा क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और सब्लिमेशन का मतलब होता है जो ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। किसमें हो जाए, ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल इसके लिए बहुत फेमस, कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया, कपूर और अमोनिया जो है वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। कपूर जो अमोनिया है वो क्या है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। ये आपका सीधा सा लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होकर डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड होता है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका बेटा हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बात करें या ठोस बर्फ की बात कर ले तो इसका आंसर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा आंसर होता है जिसको देख के आप बता सकते हो, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ की बात करते हैं। ठीक है, और कोई खास इसके अंदर नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को प्राप्त किया। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पांचवी तीन अवस्थाएं देखो, हमको पता है ठोस द्रव गैस, पांचवी अवस्था चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा है, पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ये तो हमें यहाँ क्वेश्चन में कौन सी बात की गई है, क्वेश्चन में जो हमारी बात की गई है वो हमारी चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में बात की गई है। अब देखो क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब है बेटा, ये क्या है, नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। फिर लिखा है सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के कारण होती है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, देखो ध्यान देना इस क्वेश्चन में। सीधा सा क्वेश्चन क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन जो होता है वो बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है वो एक बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज्यादा कंडीशन, अगर हम बात करें कैसा होता है कि हाईली एक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हाईली कनेक्टिव वो होता है। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो टीचर, तो आंसर पहला वाला तो हमारा सही होगा। अब तो सूर्य की चमक और उसकी हम बात करते हैं, तो सूर्य की चमक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बोन आइंस्टीन के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में जो सूर्य के होता है ये भी किससे होता है, ये हमारा बोन आइंस्टीन के कारण नहीं होता, ये किसके, प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें हम कौन सा लगाएंगे, पहला सही है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विलयन होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस का मतलब है समांगी मिश्रण की बात करें। कोलाइडल जो कर होता है प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। ठीक है, देखो ध्यान देना,
कोलाइडल विलयन जो होता है वो हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कोलाइडल विलयन को अगर हम बात करें तो इसको समझने से पहले आप एक चीज को और ध्यान देना, एक विलयन के बारे में बात करते। विलयन का मतलब ये होता है कि जहां पर दो या दो से अधिक चीजें क्या होती हैं, हमारे एक साथ क्या होता है, मिक्सचर हो जाए, मिल जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलयन, यानी समांगी विलयन के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा टर्म से एक आता है निलंबन के बारे में बात करते हैं। तो निलंबन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें कंडीशन हमारी क्या आ जाती है कि उसमें कंडीशन हमारी कुछ ऐसी आ जाती है जिसको हम नहीं हो पाते, जिसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण की बात कर, सॉरी विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। तो कोलाइडल विलयन जो होता है ना तो ये समांगी होता है ना ही ये विषमांगी होता है, बट इसको विषमांगी में रखा जरूर जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ना तो ये होमोजीनस होता है ना हेट्रोजीनस होता है, लेकिन इसको हम लोग मानते किसमें, हेट्रोजीनस में ही मानते, विषमांगी में ही मानते। तो ये विलयन होमोजीनस होता है, यानी गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो कोलाइडल का जो होता है वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, बिल्कुल सही बात है कि प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, इजिली वे में फैला देते हैं। दूसरा, ये विलयन टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है, टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दूध तथा पानी का मिश्रण जो है कोलाइडल विलयन का उदाहरण है, बिल्कुल दूध तथा पानी का जो मिश्रण है वो क्या है, कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा बी, सी और डी, यानी कथन जो बात किया था कि कथनों पर विचार कर रहे हैं, तो उसमें से ये तीन कथन हमारे बिल्कुल क्या होंगे, इजिली वे में सही हो जाएंगे। पहला वाला हमारा गलत होगा। पहला कब सही हो जाता है, अगर यहाँ पे बोल देता है कि ये विलयन हेट्रोजीनियस होता है या विषमांगी होता है, तो हम इसको बिल्कुल सही मान लेते, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन, ठीक है, कार्बन द्वारा फैला दी जाती, कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। ये घटना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा सा इंपैक्ट है। आंसर इसका क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। आपने ये देखा होगा, एक और भी पूछा जाता है कि जब घने जंगलों में जाते हैं तो जिसको क्या करते हैं कि सूर्य की जो किरण होती है पेड़ों से छन के आती है और एक किरण दिखती है जिसमें हमें धूल के कण, कार्बन के कण दिखाई देते और एक रास्ता दिखाई देता है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये एक रास्ता इस तरीके से ऐसे आता है प्रकाश के, ठीक है। तो ये चीज हमारा जो बन के आता है ये क्या कहलाता है, हमारा सीधा सा इफेक्ट किसका होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। और उस जो जंगल वाली बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका बेटा हम क्या लगाएंगे, टिंडल इफेक्ट करेंगे, ठीक। इतना कंप्लीट हो गया एक। फिर अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल के उदाहरण है। क्या है कोलाइडल के उदाहरण? तो सबसे पहले हम कोलाइडल को समझ लेते हैं कि कोलाइडल है क्या है। सत्य में कोलाइडल का मीन्स ऐसा होता है कि ना तो इसको हम होमोजीनस बोल सकते ना ही हेट्रोजीनस बोल सकते, लेकिन एग्जाम में जब हम लोग इसके बात करते हैं तो इसका जो आंसर माना जाता है वो ये माना जाता है कि ये एक तरीके का क्या है, विषमांगी मिश्रण है, यानी हेट्रोजीनस हमारा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि उदाहरण पूछा, वाहनों से निकलने वाला धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर और बादल की बात किया है। तो देखो बेटा ध्यान दो, वाहनों से निकलने वाला धुआं ये भी हमारा एक कोलाइडल विलयन है, शेविंग क्रीम एक ये भी कोलाइडल विलयन है, पनीर जो है ये भी एक कोलाइडल विलयन है, और जो आपका बादल है वो भी क्या एक तरीके का कोलाइडल विलयन है, ठीक है। ये चारों के चारों आंसर हमारे सही है। लेकिन अगर क्या हो सकता है कि एग्जामिनर आपका क्वेश्चंस को टफ करेगा तो क्या पूछ सकता है, कोलाइडल विलयन सिंपल सा ये पूछ सकता है, वाहनों से निकलने वाला धुआं निम्नलिखित में से कौन सा है। और ऑप्शन क्या देंगे, ऑप्शन देंगे एरोसेल, फॉर्म, जेल, ठोस जेल, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया। क्या दे दिया, एरोसेल दे दिया, फॉर्म दे दिया, जेल दे दिया, ठोस जेल दे दिया, या हम क्वेश्चन एक और भी इसमें लिख लेते, इमल्शन दे दिया। क्या दे दिया, इमल्शन दे दिया, ये आपको दे दिया ऑप्शन। अब बताओ इसमें से कौन सा होगा। तो देखो क्वेश्चन यहीं पर से थोड़ा सा टफ हो गया, आया कोलाइडल से, ये एग्जाम में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा गया, लेकिन यहां से थोड़ा सा बात किया। तो देखो ध्यान दो बच्चे, वाहनों से निकलने वाला धुआं और बादल, ये दोनों जो एग्जाम्पल है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, बादल, ये दोनों किसके हैं, एरोसेल टाइप के हैं। किसके हैं, एरोसेल है तो कोलाइडल, बस कोलाइडल में कौन से टाइप के, एरोसेल टाइप के। अब इसमें बादल किया, धुएं की बात की, तो इसमें हम कोरा भी शामिल कर लेंगे, जो कोरा है वो भी हमारा एरोसेल में अगर आपसे पूछा जाता है तब भी आंसर सही होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा।
अब बात करते हैं हम लोग इसमें क्या करते हैं कि शेविंग क्रीम और पनीर के डिस्कशन की बात करते हैं, ठीक है। अब जो शेविंग क्रीम हमारा जो है वो किसका एग्जाम्पल आता है, फॉर्म का एग्जाम्पल आएगा, किसका, फॉर्म का एग्जाम्पल आएगा, शेविंग क्रीम की बात करेंगे। और दूसरी चीज आता है कि जो हमारा पनीर की बात आता है, तो पनीर जो होता है वो किसमें हमारा आता है, पनीर जो हमारा बेटा होता है वो हमारा जेल में आता है, किसमें आता है पनीर हमारा, जेल में। जैसे हमारा जेली हो गया वो भी इसमें जेल में आ जाएगा, मक्खन हमने ले लिया वो भी जेल में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें दूसरी चीज एक आता है कि अभी हमने आपका वहां क्या बात की, हाँ ठीक है, तो ये ऑप्शंस अपना ध्यान रखिएगा कि वाहनों से निकलने वाला बादल जो रहेगा वो एरोसोल में रहेगा बेटा, शेविंग क्रीम जो रहेगा फॉर्म में रहेगा, पनीर जो रहेगा वो किस में रहेगा, हमारा जेल में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमैटोग्राफी से संबंधित है। देखो क्रोमैटोग्राफी क्या होती है, क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पृथक करना यानी अलग करना। अब अलग करने की विधि इसमें अलग अलग तरीके की है, जैसे हम लोग बात करें पेपर क्रोमैटोग्राफी भी होता है, गैस क्रोमैटोग्राफी भी है, अलग अलग तरीके की टाइप्स की रहती है, तो इनके बारे में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा है कि डाई में से रंगों को अलग करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना, धातु शोधन के द्वारा लोहे को अलग करना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि धातु डाई में से रंगों को अलग करना, दूसरा भी सही है कि प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को अलग करना, तीसरा ऑप्शन है कि रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना। ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, बिल्कुल के बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन हमारा ये कि धातु शोधन के द्वारा लोहे को अलग करना, धातु शोधन के द्वारा। तो धातु शोधन के द्वारा जो होता है वो हम इसको किससे करते हैं, फनल प्रोसेस से करते हैं, किससे करते हैं, फनल प्रोसेस से, यानी कीप का जो होता है उस प्रोसेस से हम इसको क्या करते हैं, बिल्कुल अलग करते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा जो होगा इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी तीनों ऑप्शंस हमारे बिल्कुल सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चंस आपके आज के लिए इतना ही है बेटा, इसमें आपके जो पीवीआईक्यू जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो चीज क्वेश्चंस की है, और इसको आप लोग के क्वेश्चंस को एक बार तैयार कर लीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों को क्या होगा कि बिहार का जो साइंस का टीजीटी का क्वेश्चन यानी जो आपका है, और जो हमारा स्पेशल 6 to 8 जूनियर का है उसकी बहुत जल्दी आपको क्लासेस उसको मिल जाएंगी, जिसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी को हम लेके कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे, चैप्टर वाइज आपको पूरा एक्सप्लेन चैप्टर करेंगे, विद नोट्स आपको ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए वो सारे भी हम इसको क्या करेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए आप इसको अच्छे से क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जैसा आप लोग प्यार दे रहे हो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।